डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड चैनल को शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर इन ब्रीफ की काफी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स को। मैंने तो सोचा था कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने सारे आंसर्स कवर अप कर चुकी हूँ तो स्टूडेंट्स जो है मैनेज कर लेंगे, बट स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मिस प्लीज आंसर इन ब्रीफ एंड अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो भी आप उसके भी आंसर्स दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के आपको है ना 4 फीचर्स बताने, तो आप कोई भी एनी 4 फीचर्स आप है ना ले सकते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर जो 4 फीचर्स लिया है, सबसे पहला कि भाई सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब सोल मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप हो गई, सिंगल पर्सन इंडिविजुअल बंदा जो है, तो यहाँ पर उसका पहला फीचर हम लिख देंगे कि भाई इंडिविजुअल ओनरशिप। एंड सेकंड जो फीचर है वो नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, मतलब ना तो आपको प्रॉफिट शेयर करना है किसी के साथ और ना ही आपकी कोई रिस्क शेयर करने वाला रहेगा, ये भी इसका एक मेन फीचर हो गया। देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये एक तरीके से खुद का बिजनेस हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गया, कहीं पे नौकरी करने की जरूरत नहीं। एंड फोर्थ इज ये जो है लोकल मार्केट ऑपरेशंस, मतलब ये जो बिजनेस है सोल ट्रेडिंग वाला वो लोकल मार्केट में रन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है इंडिविजुअल ओनरशिप, देयर इज ओनली वन ओनर, मतलब एक सिंगल बंदा ओनर होगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, जो कि वो खुद ही सारा कैपिटल जो रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए वो लेकर आएगा, जो भी पैसा बिजनेस के लिए चाहिए वो लेकर आएगा, जितने भी एसेट्स है बिजनेस के वो उसके खुद के एसेट्स होंगे। एंड ही ऑल्सो रिमेन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे ये सारे के सारे जो बिजनेस के एसेट्स है उसके एसेट्स है, तो उसी तरीके से जितनी भी लायबिलिटीज है बिजनेस की वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है, इंडिविजुअल बंदे की जिम्मेदारी होती है, कोई उसका भागीदार नहीं होता है, कोई बांटने वाला नहीं होता है। देन सेकेंड नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, मतलब यहाँ पे प्रोप्राइटर सिंगल ओनर है बिजनेस का, तो जो भी प्रॉफिट उसको बिजनेस में अर्न होगा या जो भी लॉस होगा तो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में कैसे होता है, दूसरे पार्टनर्स के साथ शेयर हो जाता है, यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं करनी है। एंड ही एंजॉय द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट तो वो अर्न करता ही है, साथ ही जितने भी बिजनेस में रिस्क उठानी पड़ती है उसको वो अकेला वो उसका हेडेक लेता है, वो अकेला रिस्क उठाता है। देन थर्ड वन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट सुटेबल फॉर्म फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद का बॉस बनना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई आप अपना सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो स्टार्ट कर दो, अपना खुद का सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर दो। एनी अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस, इसमें आपको कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, आपको एक स्मॉल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एंड ताकि आप अपने फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर अर्न कर सको। तो यहाँ पर एनी अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस विद स्मॉल कैपिटल, छोटे से कैपिटल के साथ भी स्टार्ट कर सकता है, धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है एंड अर्न फॉर हिज लाइवलीहुड, और अपनी जीवन नैया चला सकता है। तो ही गेट्स अ सोर्स ऑफ इनकम बाय स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर कर वो अपना इनकम का सोर्स जो है वो स्टार्ट कर सकता है, इनकम का सोर्स बना सकता है। फोर्थ लोकल मार्केट ऑपरेशंस, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एक्सपर्ट मैनेजरियल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है अगर किसी को लार्ज बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है तो। और सोल ट्रेडर जो है उसमें लिमिटेड कैपिटल की एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो जनरली ये जो बिजनेस होता है वो लोकल मार्केट में ही चलता है, मतलब इसको यहाँ पर जो बंदा है बिजनेस को ज्यादा एक्सपैंड नहीं करता क्योंकि अकेले ही उसको उसकी देखभाल करनी होती है, मैनेज भी अकेले करना होता है। तो इसमें जो मैनेजरियल जो है यहाँ पर एबिलिटी जो है वो भी ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत ही स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, बहुत ही मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए, तो वो सब उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 4 फीचर्स आपको लिख देने, आपको चाहिए तो कोई अदर 4 फीचर्स भी आप लिख सकते हो। नो सेपरेट लीगल स्टेटस, मतलब बिजनेस और जो बिजनेस रन करने वाला बंदा दोनों जो है वो वैसे तो है ना अलग अलग नहीं होते, वो वन एंड द सेम ही होते हैं इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ के आंखों में, मतलब
कानून की आंखों नज़रों में वो एक ही होते हैं, कोई लीगल सेपरेट जो है यहाँ पर कोई स्टेटस नहीं होता है। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं सोल ट्रेडिंग के लिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो आपको कोई और फीचर लिखना है तो आप इसके अलावा दूसरा कोई फीचर्स लिख सकते हैं। आपको 4 फीचर्स पूछा है तो 4 फीचर्स मोर देन इनफ। नाउ स्टेट एनी 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। 4 टाइप के पार्टनर्स आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि भाई 4 टाइप के पार्टनर्स कौन से हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू, पहले तो मीनिंग लिख देंगे पार्टनरशिप फर्म का कि भाई पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पर्सन बंदा जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट जिसने साइन किया विथ वन अदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। तो उस इंडिविजुअल बंदे को हम पार्टनर्स बोलते हैं। इन पार्टनरशिप बिजनेस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क और रोल ऑफ पार्टनर, रोल के हिसाब से कौन सा रोल मिला है, क्या एक्टिविटी करनी है, क्या फंक्शन कैरी आउट करना है बंदे को, तो उसके हिसाब से जो पार्टनर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में सबसे पहले एक्टिव पार्टनर हम बात करेंगे। एक्टिव पार्टनर, तो ये वर्ड जो है, ये वर्ड इटसेल्फ बताता है कि भाई ये ना, मतलब ये बंदा जो है वो आइडल नहीं है, एक्टिव है, कामकाज में एक्टिव है, मतलब वो डे टू डे दिन जो वर्किंग है उसको वो उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे कि एन एक्टिव पार्टनर इज वन who takes active participation in the day-to-day working of the business की day-to-day working में active participation करता है, participate करता है। and active partner may act in different capacities, अलग-अलग capacities, like वो as a manager he can work, as a organizer or advisor or controller of all the affairs of the firm की जो भी activities है उसमें as a manager organizer वो काम कर सकता है। now active partner contributes to कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो वो देता ही देता है, साथ में उसको शेयर्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस एंड हैज अनलिमिटेड एंड जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है। जैसे अदर पार्टनर्स की होती है, सेम वे एक्टिव पार्टनर की भी जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को हम वर्किंग या ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोलते हैं। भाई ये जनरल सारा काम है, काज है, वो सारा देखता है बिजनेस का। एंड दिस पार्टनर में गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। कभी कभार क्या होता है उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी रिसीव होता है अपने एक्टिवनेस के लिए, जैसे उसको सैलरी दे दी गई पार्टनर को, या फिर कमीशन रिसीव हो गया फॉर हिज सर्विसेज रेंडर्ड अदर देन शेयर इन प्रॉफिट में शेयर के अलावा भी उसको जो है अर्न कर सकता है वो एक्स्ट्रा इनकम। ना सेकेंड वन है डोरमेंट पार्टनर। तो डोरमेंट पार्टनर क्या है, जो कि कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है एंड वो भी है ना प्रॉफिट शेयर करता है, लॉसेस में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है, बट डज नॉट टेक पार्ट इन वर्किंग ऑफ द कंसर्न। तो एक्टिव पार्टनर का अपोजिट ये हो गया कि भाई ये काम काज नहीं देखता है, बिजनेस का जो वर्किंग है वो एक्टिविटीज है उसका देखभाल ये नहीं करता है। अ पर्सन मे हैव मनी टू इन्वेस्ट, उसके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हो सकता है पर उसके पास टाइम नहीं है बिजनेस के लिए, बट दे मे नॉट बी एबल टू डिवोट टाइम, वो बिजनेस के लिए टाइम नहीं दे सकते। सच अ पर्सन इज नोन एज डोरमेंट पार्टनर। तो ऐसे पर्सन को हम डोरमेंट पार्टनर बोलते हैं। डोरमेंट पार्टनर हो गया। डोरमेंट पार्टनर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर भी कहा जाता है। भाई बस उसने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है और उसके आधार पर उसको प्रॉफिट जो है उसको रिसीव हो जाएगा, कोई लॉस हुआ है तो उसको बेयर करना पड़ सकता है। तो दे आर लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लायबिलिटीज भी उन्हें जो है बेयर करनी होती है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो। ही कैन नॉट बाइंड द बिजनेस दैट इज फॉर्म टू थर्ड पार्टी बाय हिज एक्ट्स। तो वो किसी तीसरे बंदे को इसके लिए बाइंड नहीं कर सकता। वो एज अ स्लीपिंग पार्टनर ही इज वर्किंग। तो यहाँ पर ये डोरमेंट पार्टनर जो है अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन जरूर देता है। देन थर्ड नॉमिनल पार्टनर। अभी नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, तो नॉमिनल पार्टनर इज वन हु ओनली लेंड्स हिज नेम, मतलब वो अपना खाली नाम देता है फर्म को, अपना नाम। जैसे बोलते हैं ना किसी कोई बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी होता है तो भाई उसने अपना नाम दे दिया बिजनेस को, तो उसके नाम से ही बिजनेस चल जाएगा, उसके नाम से ही बिजनेस चल जाएगा। तो जैसे टू द फर्म ही नीदर कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल। तो ये जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है और ना ही उससे कोई बिजनेस से कोई प्रॉफिट वगैरह मिलता है, प्रॉफिट भी उसको नहीं रिसीव होता है, बिजनेस का कोई प्रॉफिट वगैरह भी उसको रिसीव नहीं होता है। नाउ
यहाँ पर ड्यू टू हिज प्रेजेंस इन द फर्म में उसकी प्रेजेंस की वजह से द बिजनेस में गेट मोर क्रेडिट, बिजनेस को और ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्रेडिट मिल सकता है, मार्केट से उसे लोन रिसीव हो सकता है, और मे प्रमोट इट्स सेल्स, और या फिर वो जो नॉमिनल पार्टनर है उसके नाम से उसका जो बिजनेस का सेल्स है वो इंक्रीज हो सकता है। अ नॉमिनल पार्टनर इज लायबल टू दोज थर्ड पार्टीज हु गिव क्रेडिट टू द फर्म, मतलब जिसने अगर फर्म को लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है तो उसके लिए वो लायबल हो सकता है, क्योंकि उसको देखकर, नॉमिनल पार्टनर को देख के कभी कभार बिजनेस के लिए लोन वगैरह रिसीव हो जाता है ऑन द अजम्पशन दैट द पर्सन बीइंग अ पार्टनर इन द फर्म, की वो बंदा जो है वो पार्टनर है फर्म का, तो उसके नेम की वजह से ही, पॉपुलैरिटी की वजह से ही है ना, बिजनेस को जो सपोर्ट मिल जाता है तो उसके लिए वो लायबल हो सकता है, लोन जो क्रेडिट है उसके लिए उसकी जिम्मेदारी हो सकती है। नाउ फोर्थ, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है? जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता, अननोन है वो, तो यहाँ पे द पार्टनर हु इज नॉट नोन टू थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज को पता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं कि भाई कोई और भी पार्टनर है क्या, चुपचाप गुपचुप में पार्टनर बन जाना। एज अ सीक्रेट पार्टनर हिज मेंबरशिप इन द फर्म इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर से उसका जो मेंबरशिप है वो साइलेंट रखा जाता है, बताया नहीं जाता है किसी को भी। एंड सीक्रेट पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कैपिटल, जो सीक्रेट पार्टनर होता है वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का काम करता है, वो कैपिटल देता है भाई बिजनेस को, एंड इवन प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा होता है। देन एज्यूम्स अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का भी उसे जो ही इज ऑल्सो लायबल फॉर द लायबिलिटीज एंड इज लायबल फॉर द लॉसेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के जो भी लॉस है, जो भी बिजनेस में लॉस वगैरह होता है उसके लिए भी वो क्या है, जिम्मेदार होता है, जो पार्टनर होता है वो जिम्मेदार होता है। नाउ ही कैन टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, जो सीक्रेट पार्टनर होता है वो वर्किंग में, जो बिजनेस के वर्किंग एक्टिविटीज है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये आपको 4 टाइप्स ऑफ जो पार्टनर्स है उसका आंसर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, आपको चाहिए तो आप जो अदर टाइप्स दिए उनमें से भी आप लिख सकते हो। अदर देयर आर मोर, मेनी मोर टाइप्स, माइनर एज पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, या सब पार्टनर, पार्टनर विथ लिमिटेड लायबिलिटी एंड कॉसी पार्टनर, तो उनमें से भी आपको कोई अगर अच्छे से आता है तो आप वो लिख सकते हैं आंसर में। देन थर्ड वन, डिस्क्राइब एनी 4 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको 4 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, तो दीज आर वॉलंटरी एसोसिएशंस, ये जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स होती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज होती है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स होती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन से होते हैं। तो दीज आर वॉलंटरी एसोसिएशंस होते हैं, मतलब अपनी स्व इच्छा से इंडिपेंडेंटली जो प्रोड्यूसर्स है उनको अपना जो प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, आउटपुट को सेल करने के लिए, एक प्रॉपर प्राइसेस पे, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस पे सेल करने के लिए वो लोग अपना एसोसिएशन बनाते। तो जैसे फार्मर्स ने अपना एसोसिएशन बनाया है, रिक्शा वालों ने अपना एसोसिएशन बनाया है, तो दीज आर वॉलंटरी एसोसिएशंस ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स। इंडिपेंडेंट जो प्रोड्यूसर्स है अपना अपना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, एंड उनको अपने अच्छे रेट पे अगर उनको सेल करना है, अच्छे प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो अपनी कमेटी बनाते हैं, अपना एसोसिएशन बनाते हैं, एंड द आउटपुट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पुल्ड एंड सोल्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड एजेंसी टू एलिमिनेट मिडलमैन को एलिमिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए दे कैन सेल ऑफ देयर आउटपुट, जो एक जगह पे लाकर सेंट्रलाइज कर वो एजेंसी के थ्रू सेल कर सकते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स के थ्रू, एंड द सेल प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स इन द रेशियो ऑफ देयर आउटपुट्स, उनके आउटपुट के रेशियो के हिसाब से उनके अमंग मेंबर्स के अमंग जो सेल प्रोसीड, जो भी सेल करने पे जो इनकम रिसीव हुई है, रेवेन्यू जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके आउटपुट के रेशियो के हिसाब से, मतलब एक साथ एक जगह पे लाकर यहाँ पर जो स्टॉक है वो सेल ऑफ कर दिया जाता है और बाद में उसी रेशियो के अकॉर्डिंग में उनको दे दिया जाता है। नाउ सेकंड, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, दीज आर वॉलंटरी एसोसिएशंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स एक साथ आकर दे कम टुगेदर, they join hands together to obtain the economies of large scale farming। वो अपना जो प्रोडक्ट्स है वो एक साथ जो है सेल करने के लिए वो एक साथ आकर अपना एसोसिएशंस बनाते हैं। इंडिया फार्मर्स आर इकोनॉमिकली वीक,
हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स है वो इकोनॉमिकली वीक है, पैसे वाले नहीं है, एंड देयर लैंड होल्डिंग्स आर ऑल्सो स्मॉल, स्मॉल फार्मर्स की लैंड होल्डिंग्स भी स्मॉल होते हैं। तो इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, उनके पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो लोग अकेले मतलब है ना, दे आर अनेबल टू यूज मॉडर्न टूल्स, वो लोग यूज नहीं कर पाते हैं, उनके पास सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स की फैसिलिटी नहीं होती। तो जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज है उनके थ्रू उनको इजीली रिसीव हो जाते हैं। सो दे पूल देयर लैंड्स एंड डू फार्मिंग कलेक्टिवली, वो एक साथ अपने लैंड्स मतलब जमीन लेकर मतलब जमीन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, बट कलेक्टिवली दे कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज द एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो लोग एक साथ आते हैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू, फार्मिंग सोसाइटीज के थ्रू उनको काफी हेल्प मिल जाती है, मॉडर्न टूल्स यूज करने के लिए मिल जाते हैं, सीड्स मिल जाते हैं एंड फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं। Now third one is housing cooperatives. Housing cooperative societies, अभी हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, हमें पता है कि जितने भी जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं राइट, तो वो दे कम्स अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर उनको रन किया जाता है। तो यहाँ पे दीज सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय लो एंड मिडिल क्लास के जो इनकम ग्रुप वाले पीपल है अर्बन एरियाज में, टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन, अपना खुद का घर लेने के लिए वो लोग ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं। एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सम सोसाइटीज एक्वायर लैंड एंड गिव द प्लॉट्स टू द मेंबर्स। कुछ सोसाइटीज क्या होते हैं कि लैंड एक्वायर करती है और बाद में ना मेंबर्स को अपना खुद का घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जमीन प्लॉट्स जो है वो देती है। अदर सोसाइटीज देमसेल्व्स कंस्ट्रक्ट द हाउसेज। कुछ अलग अदर सोसाइटीज होते हैं जो खुद है ना कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्लैट्स, जैसे महाड़ा के फ्लैट्स हो गए, महानगर यहाँ पे जो मुंबई में महाड़ा के फ्लैट्स है, एंड देन दे अलॉट देम टू द मेंबर्स हु मेक पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। फिर वो मेंबर्स को अलॉट कर देते हैं हाउसेज एंड उसके थ्रू उनको फिर इंस्टॉलमेंट्स में पैसा रिसीव होता है। दे ऑल्सो अरेंज लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू वो लोन भी लेते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो लोन लेते हैं, और जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो लोन जो है वो अरेंज करके देती है। नाउ फोर्थ वन इज द क्रेडिट कोऑपरेटिव। सो क्रेडिट कोऑपरेटिव जो होते हैं दीज सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय पुअर पीपल, गरीब लोग जो है टू गेट द फाइनेंशियल हेल्प एंड टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स में सेविंग्स की हैबिट जो है डेवलप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव करने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय द पुअर पीपल एंड दे हेल्प टू प्रोटेक्ट मेंबर्स। वो क्या करते हैं मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स की भी, जब उनको पैसे की जरूरत हो पुअर पीपल को तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स है वहां तक अप्रोच करते हैं और वहां से वो लोन रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि मनी लेंडर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं बोरोवर से, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए कोऑपरेटिव जो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स है वहां अप्रोच कर सकता है मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास के लोग वहां पहुंच सकते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आर फाउंड इन बोथ इवन अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज में, लाइक अ बैंक ओनली, दे वर्क लाइक अ बैंक ओनली। तो जैसे आप यहाँ पर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आर फाउंड इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं सहकारी। Now fourth one is state any 4 merits of joint Hindu family business. joint Hindu family business का 4 merits बताने। merits को हम advantages भी बोलते हैं। advantages क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले 4 merits of joint Hindu family business जिसे हम JHFB बोलते हैं। तो यहाँ पे इजी फॉर्मेशन में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फॉर्मेशन जो है वो इजी है। देन प्रोटेक्शन ऑफ को पार्टनर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है ये, एंड क्विक एंड क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन यहाँ पर कंपैरेटिव टू द पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह। देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग,
मतलब काम करते करते ट्रेनिंग भी रिसीव होती जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इजी फॉर्मेशन, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज इजी टू स्टार्ट, ये इजी है काफी, इसको स्टार्ट करना आसान है। एज रजिस्ट्रेशन एंड एग्रीमेंट इसके लिए जरूरत नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पर जैसे पार्टनरशिप में कैसे मैक्सिमम 50, यहाँ पे ना तो मिनिमम और ना ही मैक्सिमम की कोई स्लैब नहीं है कि भाई आपको यहाँ तक सीलिंग नहीं लगाई हुई है कि भाई इतने ही मेंबर्स हो सकते हैं। जितने फैमिली में बॉर्न होंगे, हिंदू फैमिली में, जॉइंट हिंदू फैमिली में जितने भी न्यू बॉर्न होंगे और जितने भी डेथ होंगे, तो वो जो उनका जो एवरेज मतलब जितने भी मेंबर्स है वो सारे के सारे मेंबर्स इसमें काउंटेबल होते हैं। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज पर द हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये चलता है। देन सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ को पार्टनर्स इंटरेस्ट। यहाँ पे को पार्टनर्स मतलब जो कर्ता जो होता है, हेड ऑफ द बिजनेस का जो हेड होता है वो कर्ता होता है, और कर्ता जो है वो अपने पार्टनर्स का, जैसे हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं, यहाँ पे को पार्टनर्स बोला जाता है मेंबर्स को। तो को पार्टनर्स हैव राइट टू डिमांड पार्टीशन। हाँ, जब को पार्टनर्स को अपनी प्रॉपर्टी मतलब आप उनको बिजनेस में कोई हिस्सा चाहिए, उनको अलग से बिजनेस ये करना है, तो वो अपने राइट्स के लिए डिमांड कर सकते हैं। पार्टीशन की भी डिमांड कर सकते हैं, भाई हमें अलग कर दो बिजनेस से, हमको अलग हमारा शेयर दे दो। एंड इसका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो कर्ता रखता है। कर्ता टेक्स अटमोस्ट केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, उनके बेनिफिट का पूरा ध्यान कर्ता रखता है। हेड ऑफ द फैमिली होता है कर्ता। देन थर्ड, क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन। द कर्ता इज अ सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर, वो सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर होता है, इसलिए वो ही सारे जो है बिजनेस रिलेटेड जो डिसीजंस है वो लेता है, इसलिए क्विकली डिसीजंस हो जाते हैं। कर्ता हैज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द फैमिली बिजनेस का उसे नॉलेज होता है। एंड कर्ता टेक्स ऑल द बिजनेस डिसीजंस। नाउ कर्ता कैन टेक राइट एंड क्विक डिसीजंस एट द राइट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सही समय पर सही डिसीजन वो ले सकता है। देन फोर्थ वन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस गेट ट्रेनिंग ऑफ द बिजनेस स्किल ऑटोमेटिकली। ऑब्वियसली जब हम अपने बड़ों को कुछ एक्टिविटी करते देखते हैं, कुछ उनकी एक्शन के साथ हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो उसी तरीके से ये जो बिजनेस वाली स्किल होती है को पार्टनर्स में, ऑटोमेटिकली उनमें वो बिजनेस वाली स्किल आ जाती है। जब वो अपने बिजनेस को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस गेट ट्रेन्ड, ऑटोमेटिकली दे गेट ट्रेन्ड एंड दे ऑल्सो ऑब्जर्व द मैनेजमेंट ऑफ कर्ता। और साथ में वो ये भी ध्यान रखते हैं भाई कर्ता किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, कैसे हैंडल कर रहे हैं एंड ऑल। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आपके लोकेलिटीज में बहुत सारे जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी आपको दिखाई देते होंगे कि जहाँ पे 2-3 फैमिली एक साथ रहेगी और बिजनेस रन कर रही है, और उनमें जो हेड होता है सबसे बड़ा, या तो डैडी है फैमिली में, जो पापा है वो हेड ऑफ द फैमिली है तो वो करता है, या कोई ग्रैंडफादर बिजनेस को रन करे, चाचा काका सब साथ में हैं। तो मतलब यहाँ पर वो मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करते हैं को पार्टनर्स, ऑटोमेटिकली उनको ट्रेनिंग मिलती जाती है एंड दे लर्न मेनी बिजनेस टैक्टिक्स, जो ट्रिक्स है टैक्टिक्स है, ऑटोमेटिकली सीखते जाते हैं, ट्रेंड होते जाते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन है, स्टेट एनी 4 डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के डीमेरिट्स क्या है भाई, जो मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो रिजिड है, इट्स नॉट वेरी क्विक एंड इजी। ये रिजिड फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कवर अप करनी होती है। देन लैक ऑफ सिक्रेसी, यहाँ पे सिक्रेसी नहीं रहती है, कोई भी सीक्रेट बातें लीक होने के पूरे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देन थर्ड, डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग में भी प्रोसेस में भी डिले होता है। एंड नो पर्सनल कॉन्टैक्ट, कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है कंपनी के साथ में बंदे का। नाउ और सबसे पहला रिजिड फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ये कंपल्सरी है, रजिस्ट्रेशन इसका कंपल्सरी, इट्स नॉट लाइक सोल ट्रेडिंग या फिर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का महाराष्ट्र में कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन, अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र बाकी जो इंडिया के पार्ट्स है वहां पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऑप्शनल है। इट रिक्वायर्स नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है एंड इन्हें हैवी रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। और एक पब्लिक कंपनी कैन नॉट स्टार्ट इट्स एक्चुअल बिजनेस विदाउट गेटिंग कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिले बिना पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है। एक बार जो है
इसको प्राइवेट कंपनी को अगर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, सीसी नहीं मिला है, तो भी वो अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मतलब लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बर्थ सर्टिफिकेट उसको रिसीव हुआ और उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा प्राइवेट कंपनी कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। हैंस द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए इसको रिजिड फॉर्मेशन बोला जाता है, कॉम्प्लिकेटेड, रिजिड। then lack of secrecy in order to protect the interest of investors के इन्वेस्टर का जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, इन्वेस्टर्स ने बिजनेस में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो उसके उनके वेलफेयर के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें टाइम टू टाइम है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी ईयर, मतलब इन्हें पब्लिश करना ही पड़ता है कंपल्सरीली। तो उससे सीक्रेट नहीं रह पाते भाई, प्रॉफिट लॉस कुछ भी कंपनी का सीक्रेट नहीं रह पाता, एसेट्स जो भी है उनके लायबिलिटीज है वो सीक्रेट नहीं रह पाते। तो ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, और उन्हें अपने बुक्स को इंस्पेक्ट भी करवा के लेना पड़ता है एट जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे इंस्पेक्शन उसकी होती है रजिस्ट्रार के पास। एंड द कॉम्पिटिटर्स कैन टेक अनड्यू एडवांटेज, तो जो भी कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है, जो साथ में कॉम्पीट करने वाली अदर कंपनीज है, तो वो उसका फायदा ले सकते हैं, इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। हैंस देयर इज नो सीक्रेसी इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके लिए हम बोलते हैं कि भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी में सीक्रेसी मेंटेन कर पाना मुश्किल है। Now, delay in decision making process, an owner as an owner of the company, every shareholder, हर एक जो शेयर होल्डर है कंपनी का, उसे राइट है, उसे हक है कि वो पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की मैनेजमेंट में और कामकाज में। therefore all important business decisions are taken in the shareholders meetings, इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में लिए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लेते हैं, फिर भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स में जो एजीएम वगैरह बुलाते हैं लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं, तो सब में मीटिंग में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग इज वेरी लेंथी, बहुत लेंथी होता है क्योंकि 21 डेज का तो नोटिस भेजना पड़ता है, एंड टाइम कंज्यूमिंग। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर नोटिस ऑफ द मीटिंग, भाई नोटिस मीटिंग की तैयार करनी जरूरी होती है, फिर कॉपी ऑफ एजेंडा तैयार करना पड़ता है, प्रॉक्सी फॉर्म्स तैयार करने पड़ते हैं। कि अगर प्रॉक्सी फॉर्म्स क्या होते हैं, आप लोग अगर एसपी के स्टूडेंट्स नहीं है तो आप लोगों को जानना जरूरी भी, जैसे प्रॉक्सी टीचर, कैसे आपके क्लास में अगर टीचर एब्सेंट है, आपके सब्जेक्ट टीचर, तो दूसरी टीचर एज ए प्रॉक्सी आती है, तो वैसे ही है ना शेयर होल्डर्स की जगह पे अगर शेयर होल्डर्स मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते तो कोई भी एज ए प्रॉक्सी कोई पर्सन जा सकता है, तो वो फॉर्म तैयार करना पड़ता है। तो देयर आर मेनी मोर डॉक्यूमेंट्स, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सेंड मिनिमम 21 डेज बिफोर, 21 कम से कम 21 दिन पहले ये जो है मीटिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है, एजेंडा हुआ मीटिंग का, नोटिस हुई मीटिंग के सारे 21 दिन पहले भेजने पड़ते हैं। देयरफॉर देयर इज ऑलवेज डिले इन डिसीजन मेकिंग, इसके लिए डिसीजन मेकिंग में डिले होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। नो पर्सनल कॉन्टेक्ट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। अभी बॉस को कभी कभी पता ही नहीं होता कि भाई मेरी कंपनी में कौन काम कर रहा है, जैसे अभी टाटा है, अंबानी है, उनको पता ही नहीं होता उनकी कंपनी में कौन कौन एम्प्लॉइज है। तो एम्प्लॉइज फील दैट देयर एफर्ट शुड बी अप्रिशिएटेड बाय देयर सुपीरियर्स, तो कभी कभी क्या लगता है उनको भी फीलिंग आती है भाई हम इतनी बड़ी कंपनी में हैं और आज तक हमने तो मिले भी नहीं, हम तो अंबानी से, मुकेश अंबानी से मिले नहीं, अनिल अंबानी से मिले नहीं, उनको पता ही नहीं है हम भी एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो ये वाली फीलिंग आती ही है, सबको लगता है भाई हमारा हेड जो है, वो सुपीरियर जो है वो अप्रिशिएट करे हमारे काम को, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी। द एम्प्लॉइज आर डीमोटिवेटेड टू वर्क हार्ड. Similarly, manager and directors of the company are not able to establish personal contact with their customers. Even जो मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनका भी उनके कस्टमर्स के साथ, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, पार्टनरशिप फर्म में कैसे होता है, और प्रोबेबली जो है वो लोग अपने कस्टमर्स के साथ में पर्सनल कांटेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है। कस्टमर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन मेनी टाइम्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को पता ही नहीं होता कि उनके कस्टमर्स को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के। नाउ अटेम्प्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 जो है फटाफट क्विकली हम खत्म कर देंगे, 3 ही क्वेश्चन है इसमें।
एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपको बहुत सारे टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक्सप्लेन करना है, तो भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे शायद देने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सबसे पहले अ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन है, स्व इच्छा से बनी हुई एसोसिएशन होती है इंडिविजुअल्स की। एंड क्यों फॉर्म की जाती है, कैसे इसका फॉर्मेशन किस लिए होता है? तो टू अचीव द सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड, मेन इनका जो नेचर होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना है, लेकिन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए ही ये होता है। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये प्रिंसिपल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। भाई हर एक बंदा सबके लिए, सब जो है हर एक के लिए है। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। नाउ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर्स, जैसे ये वर्ड ही बताता है भाई कंज्यूमर्स ने फॉर्म किया हुआ है। प्रोड्यूसर वाला होगा तो प्रोड्यूसर ने फॉर्म किया है। टू ऑब्टेन देयर डेली रिक्वायरमेंट्स रीजनेबल प्राइसेस पे उन्हें कंज्यूमर्स को रिसीव होते रहे, उसके लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जैसे अपना बाजार है, सुपर बाजार है, तो दीज सोसाइटीज प्रोटेक्ट लोअर एंड मिडिल क्लास लोगों को एक्सप्लॉइट होने से बचाता है, उनका शोषण होने से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो बचाती है। द प्रॉफिट्स ऑफ द सोसाइटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स इन द रेशियो ऑफ परचेस मेड बाय देम। वो लोग जो भी ड्यूरिंग द ईयर परचेस करते हैं, जैसे सुपर बाजार है, अपना बाजार है, तो उसके बेसिस पे उनका जो भी प्रॉफिट होता है वो उनके अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देन सेकेंड वन, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स आर वॉलंटरी एसोसिएशन, ये भी वॉलंटरी एसोसिएशंस होते हैं। स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, दे जॉइन हैंड्स टुगेदर टू फेस कंपटीशन एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए एक साथ आते हैं एंड दे वर्क फॉर देयर वेलफेयर। दीज सोसाइटीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप के सोसाइटीज है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव्स होते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स होते हैं। इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव्स, इन दिस टाइप द सोसाइटी अंडरटेक्स टू सप्लाई रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम, देन टूल्स एंड मशीनरी अपने मेंबर्स तक पहुंचाने का काम इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव्स में होता है। एंड द प्रोड्यूसर्स वर्क इंडिपेंडेंटली, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं एंड सेल देयर industrial output also to the cooperative society and the output of member is marketed by the society। और उनका जो आउटपुट है, जो भी प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूसर्स ने, वो कौन सेल करता है, कौन मार्केटिंग करता है उसकी, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये करते हैं। Then B, manufacturing cooperatives, in this type producers members are treated as एम्प्लॉयज। जो प्रोड्यूसर मेंबर्स होते हैं उनको एज ए एम्प्लॉय ट्रीट करता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एंड आर पेड वेजेस फॉर देयर वर्क, और उनको उनकी काम के लिए जो है वेजेस पे किया जाता है, रेम्यूनरेशन पे किया जाता है। एंड द सोसाइटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, सोसाइटी क्या करती है, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है टू एवरी मेंबर को। एंड द मेंबर्स प्रोड्यूस गुड्स एट अ कॉमन प्लेस, एक कॉमन प्लेस पर, और इन देयर हाउसेज वो लोग जो है वो गुड्स प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। एंड द सोसाइटी सेल्स द आउटपुट इन द मार्केट एंड इट्स प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, और इनका जो प्रॉफिट है वो मेंबर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन थर्ड वन इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई टू एलिमिनेट द मिडल मैन, जो है ना सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज के थ्रू प्रोडक्ट्स जो है वो सेल होते हैं। प्रोड्यूसर जो है इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करता है एंड देन अपने आउटपुट को सेल करते हैं टुगेदर आकर। देन कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इसी वीडियो में। देन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट के लिए, हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। ट्रांसफर मतलब 100 रुपए का शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, तो नंबर ऑफ पीपल एक साथ आकर, लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स परचेस करते हैं। द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑन मेंबरशिप के कंडीशन पे डिपेंड है भाई कौन से टाइप का मेंबर है। देन फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वॉलंटरी एसोसिएशन है, स्व इच्छा से बनी हुई एसोसिएशन होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। पर्सन ऑफ एनी कास्ट, कोई भी कास्ट का, रिलीजन का रहने दो, ही कैन बिकम द मेंबर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कास्ट एंड क्रीड के बेसिस पे। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज बाय वन पर्सन। आफ्टर द डेथ जो पर्सन के शेयर्स है
शेयर्स ऑफ एनी शेयर होल्डर वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उनके नॉमिनीज को, एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देन रजिस्ट्रेशन इसका कंपल्सरी है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। रजिस्ट्रेशन जरूरी है। फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, नेचर भी बोला जाता है। सब इन सब के लिए यही आंसर है। एन एप्लीकेशन इज इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन होता है, वो फिल करना पड़ता है एंड फिल कर सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को। एंड नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है जो कि इनिशियली प्रमोटर पे करता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसे हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू जब हो जाती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है इमीडिएटली दे कैन स्टार्ट विद देयर बिजनेस। एज आई सेड बिफोर, आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी को वेट करना होता है टिल द कंपनी गेट्स द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसे ट्रेडिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, टू स्टार्ट इट्स बिजनेस, उसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस। तो द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना जरूरी होता है। एंड ऑल द इंपॉर्टेंट जो कंपनी के डॉक्यूमेंट आर केप्ट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर रखने जरूरी है जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स हो गया, एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, मिनट बुक हो गई, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट हो गए। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो उन्हें अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने होते हैं। देन फोर्थ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गया ये कंपनी, एंड जो मेंबर्स है वो डिफरेंट है, इसको लीगल स्टेटस है, सेपरेट लीगल स्टेटस। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ के द्वारा बना हुआ आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। एंड इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टीज के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। इसीलिए है ना कॉमन सील जो इनकी सील होती है उसको अफिक्स किया जाता है कोई भी बाइंग एंड सेलिंग होती है डॉक्यूमेंट्स पे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे। जैसे आप लोगों को कैसे अगर कॉलेज से कोई सर्टिफिकेट मिले तो कॉलेज की सील के साथ में प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं, तो वैसे ही जो कंपनी की सील होती है और उसके बाद में डायरेक्टर्स के सिग्नेचर एंड सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बाय और सेल एसेट, बोरो मनी बोरो कर सकते हैं, ओपन एन अकाउंट इन बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं कंपनी के नाम पे। therefore only law can create joint stock company and only law can wind up it। इसलिए बाय द लॉ जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्रिएशन होता है खाली, और बाय द लॉ ही कंपनी का वाइंड अप भी होता है, मतलब कंपनी बंद होती है। सिस्टमेटिकली सारा काम होता है। देन सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। देयर इज अ सेपरेट लीगल स्टेटस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट इज सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। जैसे मैंने कहा कि भाई कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो सेपरेट। कॉमन सील का यूज होता है। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, हमारे जैसे वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो यहाँ पर उसका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है एज अ आर्टिफिशियल पर्सन, एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर द सिग्नेचर। इसलिए सिग्नेचर के लिए कोई तो रास्ता ढूंढना है, तो कंपनी अपना कॉमन सील का यूज करती है। एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ कॉमन सील, इट इज यूज्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ सील हैज नेम ऑफ द कंपनी एनग्रेव्ड ऑन इट, उस पे कार्विंग किया होता है उसका नाम, उस पे कंपनी का सपोज एबीसी लिमिटेड है तो एबीसी लिमिटेड एंड जो भी है उसका नेम पूरा होता है कंपनी का। इट इज यूज्ड एज अ सिग्नेचर। देन इट इज कंसिडर्ड एज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, संभाल के रखना पड़ता है सेफ कस्टडी में, ऐसे ही उसको छोड़ा नहीं जाता। देयरफॉर सील इज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी के सेफगार्ड में रहता है ये। अ सील इज अफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी बट द डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइन। सील के बाद में कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी सेक्रेटरी ने एंड मिनिमम 2 डायरेक्टर्स ने साइन किया हुआ रहना चाहिए। देन 7 लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंड ऑफ अनपेड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जितना भी उनका शेयर का वैल्यू है, मतलब 10 रुपए का शेयर है उसमें से उन्होंने 5 रुपए का ही पेमेंट किया है, 100 शेयर खरीदे तो 100 शेयर पे अभी भी 5 रुपया बाकी है, तो मतलब जितना बाकी है उसके ऊपर उतना ही उनकी लायबिलिटी होती है। देयरफॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर इज नॉट यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द कंपनीज लायबिलिटीज। तो कोई भी कंपनी की लायबिलिटी अगर एलाइज होती है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कभी भी जो है इस्तेमाल नहीं होता है, मेंबर्स के इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर। देन 8 ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी का आसानी से हो जाती है बिकॉज जो कैपिटल होता है शेयर कैपिटल कंपनी का वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एंड टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी पहले शेयर्स को परचेज करना होता है।
नाउ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है. इट मीन्स अ शेयर होल्डर कैन बाय और सेल शेयर्स विदाउट परमिशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के परमिशन के बिना वो बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है. द शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, परमिशन की जरूरत होती है. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनर्स एंड मैनेजमेंट अलग अलग है. शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड मैनेजमेंट होता है वो बीओडी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो डेली डे टू डे वर्क देखने के लिए, एक्टिविटीज को लुक आफ्टर करने के लिए वो लोग अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. कौन अपॉइंट करता है? तो शेयर होल्डर्स. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स एंड द डायरेक्टर्स अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर्स. डायरेक्टर्स बाद में प्रोफेशनल मैनेजर्स को एंड अदर एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी एंड दीज एम्प्लॉयज वर्क ऑन सैलरी बेसिस. एम्प्लॉयज जो है सैलरी बेसिस पे काम करते हैं. Therefore, the ownership of joint stock company is with shareholder. तो ओनरशिप होती है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है एंड जो मैनेजमेंट होता है इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर. सो देर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. देन परपेचुअल सक्सेशन, मतलब अगर किसी की डेथ हो गई, किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई, किसी मेंबर की डेथ हो गई, तो क्या उससे बिजनेस नहीं बंद हो जाने वाला है? या कोई रिटायर्ड हो गया या कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, कोई एम्प्लॉई या मेंबर, तो क्या बिजनेस नहीं बंद होने वाला है? इट हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस. इट्स एग्जिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मेंबर्स पे डिपेंडेंट नहीं है. द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर और एम्प्लॉई डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी. सो जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज परपेचुअल succession. Then 11th, membership. In public limited company, minimum number of members are 7. There is no limit for maximum number of members. Maximum number of members की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है पब्लिक कंपनी में. प्राइवेट में होती है 200. इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 2, कम से कम 2 होना चाहिए. पब्लिक में 7 होते हैं मिनिमम और प्राइवेट में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. एंड एवरी शेयर होल्डर इज को ओनर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. हर एक जो शेयर होल्डर है बंदा है वो को ओनर होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का. नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. इसके साथ ये चैप्टर की पूरी 100% कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी. Describe the features of cooperative society. तो a cooperative organization is a voluntary association of individuals formed in order to achieve certain economic objectives को achieve करने के लिए ही इसका फॉर्मेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. एंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो नेचर है, फीचर्स है, जो नेचर है वो है सर्विस ओरिएंटेड. मेन उनका फोकस है कि भाई सर्विस प्रोवाइड करना है उसके मेंबर्स को. ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इनका नारा है. फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप. नाउ एनी पर्सन कैन बिकम, किसी पे फोर्स नहीं होता है. एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर. भाई फीमेल होना चाहिए, मेल होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं है. हिंदू होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, खाली गुजराती होना चाहिए, ऐसा ये सब चीज नहीं है. या सिख ही होगा, ऐसा नहीं है. यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. सेकेंड, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. नाउ द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी. भाई ये स्वतंत्र है. यहाँ पे स्वतंत्रता के साथ डिसीजन लिया जा सकता है. ऑल द डिसीजंस आर टेकन ऑन मेजोरिटी बेसिस पे. 1 member 1 vote is the rule for voting. According to the rules and regulations of Cooperative Society Act, meetings are arranged by the society. Act के तहत मीटिंग अरेंज की जाती है. सेकेंड, मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी. जो होती है मेंबर्स की, उनके हाथों में होता है. दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स इन्हें इलेक्ट करते हैं. एंड ऑल द इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स. जो भी मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स है वही सारे डिसीजंस लेते हैं. एंड द कमिटी मेंबर्स लुक आफ्टर डे टू डे, जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है सोसाइटी का, देखभाल है, वो ये मेंबर्स ही करते हैं, committee members. Now registration of cooperative society is compulsory as per the Cooperative Societies Act 1912. इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी है. हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और उन्हें फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी है. अदर रेस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एज वेल एज जो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है,
वो फॉलो करना पड़ता है। नाउ मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए। देयर आर नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। नाउ फिफ्थ, सेपरेट लीगल स्टेटस। Now after registration every cooperative society is considered as a separate legal entity। हुआ ये before the law, मतलब ये इसके जो मेंबर्स और सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। देयरफॉर इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट इन इट्स नेम सोसाइटी के नाम पे परचेस हो सकता है, बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई में अगर आप रह रहे हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई आपकी खुद की जो सोसाइटी है उसका भी सेपरेट अकाउंट है, सोसाइटी के नाम का अकाउंट है, जहां पर हम हमारे मेंटेनेंस का बिल जो है वो जमा कराते हैं। मेंटेनेंस का बिल किसके नाम पे जाता है? क्या सेक्रेटरी एंड चेयरमैन के नाम पे देते हैं क्या? हम नहीं ना, हम कौन से अकाउंट में वो पैसा जाता है? जो हमारी सोसाइटी का अकाउंट होता है। ओके, सो द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजिंग कमेटी जो होते हैं 74 मेंबर्स, जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स जो होते हैं आर नॉट, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजेक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ट्रांजेक्शंस के लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं होते, वो लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट दे आर आंसरेबल, लेकिन वो उनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भी धांधली हो जाती है, कुछ घपला हो गया, तो वो लोग जिम्मेदार होते हैं, बट दे आर आंसरेबल टू द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी। 6. लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड लायबिलिटी। इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज बाय देम। जो भी शेयर्स वो परचेज करते हैं उसका जो अनपेड अमाउंट होता है उतनी लायबिलिटी होती है। देयरफॉर देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सोसाइटीज लायबिलिटी। इसलिए कोई भी सोसाइटी की लायबिलिटी के लिए उनका पेमेंट जो है वो पेमेंट के लिए उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज नहीं होता है। 7. नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स? तो मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। देन 8. इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। एवरी मेंबर gets equal rights in the cooperative society as a shareholder and in cooperative society membership जो है वो सबके लिए ओपन होती है। ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल, उनको सबको इक्वल वोटिंग राइट्स होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। 9. सर्विस मोटिव। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन मीनिंग में भी दिया गया भाई ये सर्विस ओरिएंटेड है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव जो है इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी। सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। गुड्स आर अवेलेबल एट द लो रेट्स फॉर इट्स मेंबर्स। उसके मेंबर्स के लिए जो भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं, जैसे अपना बाजार है, तो इनके जो मेंबर्स होते हैं वो उनको लो रेट्स पे जो है गुड्स अवेलेबल करके दिए जाते हैं। इन अ कोऑपरेटिव बैंक लोन एंड ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल एट द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट्स फॉर इट्स शेयर होल्डर्स ओनली। जो कोऑपरेटिव बैंक्स के शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन भी अवेलेबल होता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी उन्हें दी जाती है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ देखिए मैंने तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताया भी था कि भी क्वेश्चन नंबर 5 से कौन सा क्वेश्चन जो है सिमिलर है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की डिमांड थी तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आजकल क्या है, तो थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी जा रहा है। आप लोगों पे फोकस करने के साथ साथ मुझे अपने बच्चे के एग्जाम्स के लिए भी भाई थोड़ा समय निकालना पड़ रहा है। भाई उसके भी बोर्ड है इस साल, तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, लर्न कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि और भी बच्चों को हेल्प हो सके। एंड अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।